नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां जबरदस्त एक्शन मोड में हैं। भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लग चुका है। ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन तक कर चुकी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में हुए घोटाले को लेकर ममता के कई मंत्री जेल पहुंच चुके हैं, जिससे ममता बनर्जी भी खौफ में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ईडी जबरदस्त एक्शन में है, जिससे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में भी डर का माहौल है, क्योंकि राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं। तो सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार में फंसे राहुल गांधी का बेल कैंसिल होगा? क्या राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी? क्या राहुल गांधी भी होंगे गिरफ्तार? आज इसी अहम सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी लगातार जिस तरह से एक्शन ले रही है, क्या राहुल गांधी के खिलाफ भी कोई बड़े प्लानिंग एक्शन की तैयारी चल रही है? तैयारी तो है। जिस तरीके से पिछले साल ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ भी लंबी की। सोनिया गांधी से ज़्यादा देर तक पूछताछ नहीं हुई, 3-4 घंटे में निपटा दिया गया। लेकिन राहुल गांधी से तो 40 से 45 घंटे तक पूछताछ चली थी। और साथ ही ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में और क्या किया, क्योंकि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इनकी, उसके दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई थी, तो उसे सील कर दिया गया था। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि वो कंपनी के सीईओ हैं। और इस मामले में फंसे हुए जितने लोग हैं उन सब से पूछताछ जारी है, जिसमें से एक जो मोतीलाल वोरा थे वो गुजर गए, लेकिन और तो लोग बचे हुए हैं। और उसमें एक और नाम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रही है, और वो है सुमन दुबे। सुमन दुबे इस बीच चर्चा में रहे। कौन है ये सुमन दुबे इस बीच चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि उनके बेटे जो अमिताभ दुबे हैं वो राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़े, और अमिताभ दुबे की पत्नी अमूल्या भी राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ी, जो कि कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि वो लड़की अमिताभ दुबे की पत्नी थी। और ये उज्बेकिस्तान जा रहे थे उस समय, इन लोगों के साथ एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। तस्वीरें सामने हैं, उसमें सुमन दुबे भी शामिल हैं। ये कितने करीबी रहे हैं गांधी परिवार के, ये जानकारी बहुत कम है लोगों के पास। अभी उसको मेमोरी में डालना चाहिए कि ये सुमन दुबे वही हैं जो कि एक बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे। इंडिया टुडे ग्रुप से लेकर कई बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों में भी उन्होंने काम किया, और उसके बाद राजीव गांधी के मीडिया सलाहकार बने। वहीं से उनका कांग्रेस के साथ नज़दीकी शुरू हुई। पहले कांग्रेस के साथ जो नज़दीकी थी वो नज़दीकी सामान्य तरीके से एक पत्रकारीय रणनीतिकार के तौर पर थी, कांग्रेस के लिए काम करते थे। लेकिन जब राजीव गांधी ने उन्हें बुलाया, मीडिया एडवाइजर बनाया, तो सोनिया गांधी, राजीव गांधी के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई। और अभी सुमन दुबे जो हैं वो राजीव गांधी फाउंडेशन में है, उसके ट्रस्टी हैं। ये माना जाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो बनाया गया था तो उनके फाउंडिंग मेंबर सुमन दुबे भी थे, और उन्हीं का बेटा आज अमिताभ दुबे राहुल गांधी के क्लोज फ्रेंड्स में से एक है। उनका भी नाम नेशनल हेराल्ड केस में है, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम, और उसके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो हैं। ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये जिस तरीके से स्मूथली चला है, और जिसमें कोर्ट ने जिस तरीके से प्राइमा फेसी एविडेंस की बात की और फिर एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी की बात की है, उससे लगता तो यही है कि ईडी अब चुप बैठने वाला नहीं है। अभी तक 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर चुकी है, और उसके अलावा ये जो नेशनल हेराल्ड का बहुत बहादुर शाह जफर मार्ग में जो उसका दफ्तर है उसको भी सील किया था, और एजेएल के दफ्तर को सील किया गया है। एसोसिएटेड जनरल जो है उसके दफ्तर को भी सील किया गया, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को भी सील किया गया। तो ये जो सारी कार्रवाई हुई है उसमें कुछ दस्तावेज मिले हैं, और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसमें मेन एक्यूज्ड है।
मोतीलाल वोरा जो थे या ऑस्कर फर्नांडिस, ये दोनों के पास केवल 12% शेयर दिया गया था। और कोर्ट ने जो कहा कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, क्योंकि इसका प्लॉट जो बना वो 2 साल तक इसके पृष्ठभूमि तैयार की गई कि कैसे इसकी पूरी प्रॉपर्टी को हड़पा जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी ही ऐसी दिखाई पड़ रही है। 2011 में ये जब एजेएल के सारी संपत्ति को, यानी लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति इन लोगों ने 90 करोड़ रुपए लोन के नाम पर ले ली थी। और 90 करोड़ लोन किसका था? वो भी कांग्रेस का, क्योंकि एजेएल को लगा कि अब हमारे पास जो अपने अखबार को चलाने के लिए, यानी नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और नवजीवन, ये जो अखबार निकलते हैं उसको चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो पैसे कहां से आएंगे? तो इसके लिए कांग्रेस खड़ी हो गई, अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दी 90 करोड़ रुपए की। इससे पहले ही पता चल गया था कि कैसे इस पूरे कंपनी को कांग्रेस अगर हड़पती या कांग्रेस के पास जाते तो कम से कम ये रहता कि एक पार्टी के पास गया है जो कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अभी भी कांग्रेस की प्रॉपर्टी जो है उसके लिए सोनिया गांधी ने पिछले 1 साल से तैयारी शुरू कर दी। अलग अलग स्टेट में सोनिया गांधी ने एक सेल बनवाया है जो कांग्रेस के उस स्टेट की प्रॉपर्टी को, जो कि कई ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा करके रखा है, उसकी लिस्ट बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। एक लीगल सेल बनाया गया है इसके लिए, और वो सारी प्रॉपर्टी कांग्रेस की है। तो कांग्रेस अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, ये लोग मिलकर उसको बेच सकते हैं, अकेले कोई नहीं बेच सकता। लेकिन ये जो कंपनी बनाई गई यंग इंडियन लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये तो कंपनी है, और इसमें शेयर होल्डर कौन है? 38% सोनिया गांधी, 38% राहुल गांधी। तो 76% का मैक्सिमम शेयर तो इनके पास है, और सोनिया गांधी इसके डायरेक्टर। तो ऐसे में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को एक साजिश के तहत कैसे ली गई, उसमें ईडी को 2 सबूत बड़े मिले हैं। इसलिए ईडी की एंट्री बाद में हुई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पहले नहीं था। ये पहले एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला था, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपील दायर की थी इनके खिलाफ। उस समय उन्होंने कहा था ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें हजारों लाखों लोगों के मेहनत लगा हुआ था, और उस पूरे कंपनी को सारे जो शेयर थे अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया उस कंपनी में जिसका मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। और उसके लिए उन्होंने सबूत दिया कि 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया कांग्रेस के तरफ से, और 5 लाख रुपए में एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 5 लाख की कंपनी, मार्केट कैपिटल इसका 5 लाख रुपया, और ये 5000 करोड़ की कंपनी को खरीद रही है। कैसे? वो भी कांग्रेस के पैसे से। इसने जो करीब 9 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से जो शेयर खरीदे थे, वो 9 करोड़ शेयर इन लोगों ने खरीदे और 38% के हिस्सेदार बन गए। पैसे आए कहां से? अब यहां पर पैसे आने के मसले पर ईडी की एंट्री हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो एजेएल है वो किसी व्यक्ति विशेष की कंपनी नहीं थी। ये एजेएल के लिए सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने जो पैसे दिए, मुफ्त में जमीनें दी, वो जमीनें किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, या राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं ले सकती। ये सामान्य तरीके से अखबार का मामला नहीं था। इसके पास संपत्ति दिल्ली में है, लखनऊ में है, पंचकुला में है, पटना में है, नागपुर में है। तो ये अलग अलग जगहों पर, चूंकि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो कांग्रेस इन लोगों को मुफ्त में, यानी कि लगभग 100 रुपए में 100 करोड़ की जमीन मिल गई, क्योंकि ये समाज सेवा कर रहे हैं, अखबार चला रहे हैं। इसलिए न्यूज़पेपर के नाम पर इन लोगों को जमीनें दी गई थी, और उस प्रॉपर्टी की कीमत आज करोड़ों में है। इसलिए कहा गया है कि 5000 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें ईडी ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद जैसा कि अलग अलग मामलों में देखा जा रहा है कि लगभग 1 साल समय दस्तावेजों की जांच में, हर समय, ये चाहे शराब घोटाला ही हो, पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, और न ही केजरीवाल को बार बार समन भेजा गया। ईडी ने जब समन भेजा
तो वो पूरे जांच के बाद भेजा। सीबीआई पहले इंक्वायरी कर रही थी, क्योंकि सीबीआई पूछताछ जो करती है वो जो मनी ट्रेल होता है उसके बारे में नहीं करती, पीएमएलए के तहत उस पर मुकदमा दायर नहीं करती। सीबीआई वो कॉन्स्पिरेसी को देखती है कि किस तरीके से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है और इंप्लीमेंटेशन में कैसे इनकी भूमिका थी, जिससे नुकसान हुआ या इन लोगों ने घोटाले किए। लेकिन जब ईडी की एंट्री हुई तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया और इसीलिए इन लोगों को जिसे गिरफ्तार किया गया है जमानत नहीं मिल रही है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, सोनिया गांधी की बात है, अब ईडी जो पिछले साल जुलाई अगस्त में पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर से एक समन भेजने वाला है पूछताछ। मतलब ईडी अपने ग्राउंड को स्ट्रांग करके बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। बिल्कुल, और इसलिए 2015 में ये मामला कोर्ट में चला गया था, तो 14 में, लेकिन 2015 में इन लोगों को जमानत मिली थी। अब वो जमानत पर बाहर है। राहुल गांधी तो ऐसे कई मामलों में जमानत पर बाहर है। कहा जा रहा है कि 10-12 ऐसे मामले हैं, डिफेमेशन के केस भी हैं, जिसमें जमानत पर बाहर चल रहे हैं। आरएसएस के जो खिलाफ इन्होंने बोला है उसी में 3 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हुए हैं। गौरी लंकेश का मामला में, महात्मा गांधी के मामले में, इन मामलों में भी ये बेल पर ही चल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बेल पर हैं, पटना हाईकोर्ट से, रांची हाईकोर्ट से, हर जगह ये हाईकोर्ट से बेल पर बाहर है। लेकिन ये मामला नेशनल हेराल्ड का जो है करप्शन का है, ये मामला मानहानि का नहीं है। तो करप्शन के केस में ईडी अब तैयार है अगली पूछताछ के लिए बुलाने के लिए, और फिर उस पूछताछ के बाद ही कस्टडी में लिया जाएगा राहुल गांधी को, ऐसा संभावना दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस में इसी बात को लेकर परेशानी है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का नंबर आ रहा है, जिसकी संभावना नहीं थी, किसी को विश्वास नहीं होता था कि कोई सीएम को, डिप्टी सीएम को समन भेजा जा अब तो सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये संभावना इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेगा, मनीष सिसोदिया को कर लेगा, अब केजरीवाल को कर लेगा, सब गिरफ्तार हो रहे हैं। कांग्रेस में भी इस बात का डर अब समा गया है कि राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने ठाना है देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना है। भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो नेता हो, मुख्यमंत्री हो या कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां एक्शन मोड में है। ईडी, सीबीआई ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पे कार्रवाई कर रही है। एक एक नेता को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, जिससे अब राहुल गांधी भी डरे हुए हैं, क्योंकि कभी भी राहुल गांधी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।